हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे शानदार प्लेटफॉर्म आरटी एकेडमी पर। आरटी एकेडमी पर हम कर रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज, यानी पूरे साल के बोर्ड का सिलेबस कर रहे हैं हम आपके साथ यहाँ आरटी एकेडमी पर। क्लास 12 चल रही है, मॉडर्न फिजिक्स जोर शोर पर है। डी ब्रोगलीज डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर आज का नया कॉन्सेप्ट है। ये रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है और डुअल नेचर यहाँ से डेवलप होगा और ऐसा हो जाएगा कि अब वो डुअल नेचर रियल फिजिक्स बन जाएगी। ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, फिजिक्स में जंप मारेंगे, बहुत कुछ बताएंगे। फिलहाल डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन की बातें शुरू करते हैं। देखो, शुरुआत में मैक्सवेल्स थ्योरी ये कहती है कि जो रेडिएशन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। हाइगन प्रिंसिपल भी ये कहता था। और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ग्रिमाल्डी का डाइफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट, ये सब एस्टैब्लिश करते हैं कि हाँ वेव है। और फिर हेनरिक हर्ट्ज ने एक ऑसिलेटिंग एसी सर्किट बनाकर माइक्रोवेव्स को डिटेक्ट किया, जिससे एस्टैब्लिश हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सप्लेनेशन में आइंस्टीन ने एस्टैब्लिश किया कि अगर हम रेडिएशन को पार्टिकल कंसीडर करेंगे तब तो ये एक्सप्लेन होता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है सही, वरना वेव कैरेक्टर उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता। एम्बिग्युइटी कि रेडिएशन वेव है या रेडिएशन मैटर। तो यहां पर डी ब्रॉय एक आदमी है, फ्रांस के हैं, डी ब्रोगली हम इंग्लिश में लिखते हैं। उन्होंने कहा कि रेडिएशन हैज डुअल नेचर, मतलब रेडिएशन के पास वेव कैरेक्टर भी है, रेडिएशन के पास पार्टिकल कैरेक्टर भी है। डिपेंड करता है कि किस तरह के एक्सपेरिमेंटेशन से रेडिएशन को गुजारा जा रहा है, किस तरह के पार्टिकल से रेडिएशन इंटरैक्ट कर रहा है, रेडिएशन वैसा ही बिहेव करेगा। अच्छा साहब, रेडिएशन वैसा ही बिहेव करेगा, मतलब रेडिएशन के पास डुअल नेचर। कौन सा डुअल नेचर है, कौन कौन से नेचर हैं इस डुअल नेचर में? तो दो नेचर। पहला डुअल नेचर पार्टिकल, और दूसरा जो नेचर है वो कौन सा है? वो है वेव। यानी रेडिएशन के पास पार्टिकल एंड वेव बोथ कैरेक्टर्स मौजूद है। अच्छा भाई, कुछ इसका जुगाड़ है, बिल्कुल। इन्होंने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया और वहीं से कहानी शुरू करते हैं। इन्होंने कहा लीनियर मोमेंटम P इक्वल टू h बाय लैम्डा। ये रिलेशन अब आप गौर से देखिए इसे। ये लीनियर मोमेंटम, और लीनियर मोमेंटम आप जानते हैं कि पार्टिकल की प्रॉपर्टी है, यानी ये पार्टिकल प्रॉपर्टी को मैथमेटिक्स के लेफ्ट साइड में रखें। और लैम्डा का मतलब तो आप सब जानते हैं कि सर वेवलेंथ लिखा हुआ है। वेवलेंथ यानी कि ये वेव की प्रॉपर्टी है, और लीनियर मोमेंटम यानी कि ये पार्टिकल की प्रॉपर्टी, और h तो प्लैंक कांस्टेंट है। तो आप देखें इस इक्वेशन में राइट हैंड साइड में वेव कैरेक्टरिस्टिक लिखा है और लेफ्ट हैंड साइड में पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक लिखा है, और पार्टिकल की प्रॉपर्टी को वेव की प्रॉपर्टी से इस पर्टिकुलर एग्जांपल में, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में उन्होंने सेटल कर दिया, और एक्सपेरिमेंटेशन में पाया जाता है कि बिल्कुल सही है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना कि जब आप रेडिएशन की बातें कर रहे हैं, फॉर रेडिएशन डू नॉट यूज P इक्वल टू mv। P इक्वल टू mv यूज ना करें, रेडिएशन के लिए ना करें। क्यों ना करें? क्योंकि रेडिएशन का मतलब वही फोटॉन्स, उनका कोई मास नहीं होता। नो मास इज डिफाइंड फॉर फोटॉन्स। जो एक एक पैकेट है, एक एक पार्टिकल है, उसका मास डिफाइन नहीं। हालांकि किताबें लिखकर देती हैं काइनेटिक मास ऑफ फोटोन, पर जैसे ही आपकी क्लास 12 के आगे जाएगी प्रोफेसर बोलने से मना कर देते हैं, कहते हैं काइनेटिक मास का ऐसा कोई खास लॉजिक नहीं है, वो सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो आप बचें, मोमेंटम को सिर्फ मोमेंटम रहने दें। और लैम्डा, ये है रिलेशन। अब आप ध्यान दें, जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी, जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी, मोमेंटम उतना कम होगा। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। और जितना कम होगी वेवलेंथ, मोमेंटम उतना ज्यादा होगा। और आप उस बात को जानते हैं कि मोमेंटम के कम होने से एनर्जी कम होती है और मोमेंटम के बढ़ने से एनर्जी बढ़ती है।
यानी कि लैम्डा कम होने से एनर्जी बढ़ेगी। ये तो हम पढ़ के आए हैं स्पिन की थ्योरी में, प्लैंक की थ्योरी में, कि जिस रेडिएशन का वेवलेंथ कम है उसकी एनर्जी ज्यादा है, जिस रेडिएशन का वेवलेंथ ज्यादा है उसकी एनर्जी कम, और वो बिल्कुल सेटल भी हो रहा है। डायमेंशंस भी चेक करोगे बेटा बराबर निकलेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी रेडिएशन के लिए हम दूसरी बातें करते हैं। देखो बच्चा, तुम जानते हो कि एनर्जी ऑफ अ फोटोन, एक पैकेट की एनर्जी कितनी होती है? हम जानते हैं कि hc/λ होती है। तो यार एक काम करो, c को अलग लिखो और लिखो h/λ, और अगर डुअल नेचर की बातें करने लग जाओ जो कि हमारे डी ब्रॉय साहब ने दिया, तो यहां पे तो आप तुरंत लिखने लग जाएंगे कि h/λ तो मोमेंटम है, तो E इक्वल टू PC, C फॉर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इंपॉर्टेंट है। और एक खास बात, ये रिलेशन यूज ओनली फॉर रेडिएशन, क्योंकि अभी 2-3 मिनट में ही हम इसे देखने जाएंगे कि जो डुअल नेचर डी ब्रोगली साहब रेडिएशन के लिए बता रहे हैं, इनका कहना होगा कि यही डुअल नेचर मटेरियल पार्टिकल हमारे तुम्हारे में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में, एटम मॉलिक्यूल्स में भी होता है। तो ये जो E इक्वल टू PC का रिलेशन है, ये मटेरियल वाली वेव्स में यूज नहीं करना, रेडिएशन के लिए करना है। और P इक्वल टू MV मटेरियल में इस्तेमाल करेंगे, फोटोन के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो थोड़े से क्वेश्चन है, आपको ध्यान देने चाहिए। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे सवाल इसमें बनते हैं और बात बनती है, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो आगे देखो। अब कुछ छोटी छोटी सी बातें, मोमेंटम लैम्डा का केस हो गया, ये कहानी आगे बढ़ी और मटेरियल पार्टिकल तक आई। स्टोरी का सक्सेस है, स्टोरी सक्सेस इसलिए है कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल बिहेवियर से एक्सप्लेन होता है। दूसरी खास बात यह है कि हेनरिक हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट या यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वेव ऑप्टिक्स का, वो वेव कैरेक्टर से एस्टैब्लिश होता है। लाइट दोनों ही कैरेक्टर दिखा रही है और ये कह रहे हैं कि दोनों कैरेक्टर मौजूद है, तुम एक के पीछे मत पड़ो, लड़ाई मत करो कि वेव है या पार्टिकल है, दोनों है, तो सेटलमेंट हो जाता है। कुछ सालों बाद इन्होंने अपनी थ्योरी को एक्सटेंड किया और कहा कि इफ रेडिएशन कैन हैव टू नेचर्स, दैट इज वेव एंड पार्टिकल, पार्टिकल मस्ट हैव टू नेचर्स, दैट इज वेव एंड पार्टिकल अगेन। यानी हमारे तुम्हारे अंदर किसी भी आसपास के ऑब्जेक्ट के अंदर, पेन के अंदर, बोर्ड के अंदर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या मॉलिक्यूल, एटम या किसी भी तरह की मटेरियल स्पीशीज, दोनों तरह के कैरेक्टर रखती है, वेव भी और पार्टिकल भी। यानी हर पार्टिकल पार्टिकल भी है, साथ में उसके साथ जुड़ी हुई कोई वेव भी है। तो हम कहते हैं डुअल नेचर ऑफ मटेरियल पार्टिकल। क्या कहा इन्होंने? इस बार इन्होंने कहा लैम्डा जो है, यानी जो वेवलेंथ मटेरियल पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड है, उस वेव के साथ एसोसिएटेड है, वो है h/p। देख के थोड़ी हंसी आती है, और बच्चा जब पहली बार इक्वेशन पढ़ता है तो हंसता है, कहता है देखो p इक्वल टू h/λ, और यही इक्वेशन यहां लिख दी h इक्वल लैम्डा इक्वल टू h/p, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया। नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, गौर से देखो। वी नो कि रेडिएशन तो साहब अभी तक वेव था, हम उसके पार्टिकल कैरेक्टर को देख पा रहे हैं, वी आर डिफाइनिंग द पार्टिकल कैरेक्टर। और पार्टिकल कैरेक्टर पार्टिकल के अंदर तो होता ही है, मास तो है ही उसके अंदर, वो चलेगा तो मोमेंटम तो आएगा ही। तो मोमेंटम हमें पता है, वी आर डिफाइनिंग द वेवलेंथ ऑफ मूविंग पार्टिकल विद द हेल्प ऑफ इट्स मोमेंटम। तो यहां पर डेफिनेशन लैम्डा की दी जा रही है, ये है वेवलेंथ associated with particle having momentum p। जिस पार्टिकल के पास p मोमेंटम है उसकी कितनी वेवलेंथ होगी, वो ये है, h/p से पता चलेगा। और इस बार ये जो पर्टिकुलर वेवलेंथ है बेटा, इसे हम एक स्पेशल नाम देते हैं, और नाम देते हैं डी ब्रोगली डी ब्रॉय वेवलेंथ। इंपॉर्टेंट है ये डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है, ये हम लोग रेडिएशन के लिए बहुत कम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि रेडिएशन में वेवलेंथ पहले से ही डिफाइंड है, फ्रीक्वेंसी डिफाइंड है, मोमेंटम डिफाइन कर रहे होते हैं वहां पे।
मटेरियल में भी वेवलेंथ है, ये हम पहली बार डिफाइन कर रहे हैं। तो यहां पर मटेरियल की जो मैटर वेव जिसे हम कहेंगे, वो मैटर वेव के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ शब्द इस्तेमाल किया जाता है। अब क्योंकि मटेरियल पार्टिकल, तो तुम जानते हो कि लैम्डा की जगह पे h/p लिख कर दिया गया है, एंड यू नो कि p की वैल्यू तो सर m into v होती है, v फॉर वेलोसिटी। तो हमारे लिए आंसर आ रहा है h/mv। ध्यान रखें मटेरियल पार्टिकल के लिए है, इसलिए mv का इस्तेमाल कर सकते हैं। रेडिएशन के लिए होता तो मास लिखना अलाउड नहीं, वो फिर बहुत उटपटांग सी इक्वेशन है कि मास कैसे डिफाइन करोगे। अच्छा, मोमेंटम, अब मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी से जोड़ो। तुम्हें इस बात को जानकारी में रखना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का रिलेशन p²/2m होता है। तो p = 2m टाइम्स काइनेटिक एनर्जी का रूट बन गया साहब। जहां आपने मोमेंटम लिखा है उसको काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिख लो। तो ये बना बेटा h/√2m काइनेटिक एनर्जी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और देखो बेटा, यहां पे तुम इस बात को जानते हो कि इफ देयर आर चार्ज पार्टिकल्स व्हिच आर बीइंग एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस, तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी चार्ज पार्टिकल्स के लिए, वो काइनेटिक एनर्जी ke लिखी जाएगी q टाइम्स v। v फॉर नॉट वेलोसिटी, v फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। जितना पोटेंशियल डिफरेंस दोगे उसके अकॉर्डिंग उनकी काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट आ जाएगा। यू गेट h/√2m काइनेटिक एनर्जी की जगह qv एंड v फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात आती है सर चार्ज पार्टिकल ना हो तो क्या करें? तो उनकी काइनेटिक एनर्जी किस वजह से? उनके टेम्परेचर की वजह से। थर्मल काइनेटिक एनर्जी उनके पास। थर्मल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप 11th क्लास की थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ के आए हैं कि F/2 kT इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल जो टेम्परेचर की वजह से। ये कहलाता है बेटा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो तुरंत इसे लिख लीजिए, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। और ये है बेटा इसका टेम्परेचर, और जो भी टेम्परेचर है उसे केल्विन में लिखना है, डिग्री सेल्सियस का लॉजिक नहीं है। और F का जो मतलब है वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम। और जनरली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक्सेट्रा के बारे में ही बात होगी। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोएटॉमिक की जो होती है, मोनोएटॉमिक की, वो बेटा 3 होती है। तो ये याद रखना। तो जब भी कभी हमारे पास इस तरह के पार्टिकल्स हो थर्मल काइनेटिक एनर्जी वाले, तो मुझे लिखना चाहिए 2m। उसके बाद क्या है बेटा? F/2 सब k। क्लियर है मेरी बात? इतने सारे फॉर्मूलाज अगर आपको लैम्डा से रिलेटेड याद हैं तो आपको डुअल नेचर आता है। ये सारे फॉर्मूलाज याद नहीं है तो नहीं आता। ये है थर्मल काइनेटिक एनर्जी से जुड़ा हुआ फॉर्मूला। यानी जब थर्मल काइनेटिक एनर्जी की बात पूछी जाए और आप इसे लिख लें कि ये रेयर मटेरियल है, पूछ लिया जाए तो किस्मत खराब है, वरना ये आता नहीं है, तो आपके पेपर में नहीं पूछा जाएगा। ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है ये चार्ज स्पीशीज के लिए, तो आप लिखना चाहिए चार्ज स्पीशीज। और चार्ज स्पीशीज वाला जो फॉर्मूला है ये सुपर इंपॉर्टेंट है। कौन सा इंपॉर्टेंट भैया? सुपर इंपॉर्टेंट। यहीं से सवाल बनेगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे ही सवाल बनेगा। ये 3 जो फॉर्मूलाज हैं वो जनरल फॉर्मूलाज हैं, नो वरी अबाउट दिस। तो हो तो जाएगा। अब आपको दिखना चाहिए कि अगर मैं ज्यादा मोमेंटम रखूंगा तो लैम्डा कम हो जाएगा, जितना ज्यादा मोमेंटम बढ़ाऊंगा लैम्डा उतना घट जाएगा। यानी पार्टिकल जितना तेज दौड़ रहा है वेवलेंथ उतनी छोटी है। अरे क्या बात, बहुत बढ़िया। ये डुअल नेचर का कुछ कहानी। अच्छा साहब, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ लिखी जाए। मैंने बोला चार्ज पार्टिकल की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें वहीं से सवाल बनते हैं। And we have de Broglie wavelength for electron, that is h upon p, that is h upon mv, that is h upon, again this is 2m q into v। यही तो है जवाब है। मैं इस फॉर्मूले की बातें कर रहा हूं।
कारण क्या है कि आपको कभी भी इलेक्ट्रॉन को ऐसा नहीं कहा जाएगा, ये बहुत रेयर सवालों में कहा जाएगा कि इतनी स्पीड से दौड़ रहा है या इतना मोमेंटम, उसका डायरेक्ट बोला जाएगा इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 54 वोल्ट, थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट, 2 वोल्ट, 100 वोल्ट एक्सेट्रा। यानी कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराया जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस देके और पूछा जाएगा डी ब्रोगली वेवलेंथ बताओ, तो भैया वोल्टेज जो है वो आपको यहां गिवन रहेगी। तो यानी ये फॉर्मूला ही इलेक्ट्रॉन के लिए, ऐसे ही प्रोटॉन के लिए भी इस्तेमाल होने वाला है। तो हम जो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे दैट वुड बी h अपॉन स्क्वायर रूट ओवर 2m, इलेक्ट्रॉन का चार्ज e और ये पोटेंशियल डिफरेंस v, दिस इज नॉट वेलोसिटी, इसलिए मैं सिंबल भी अलग बनाता हूं। ठीक, आप इनके फॉर्मूलाज को रखिए और फिर कन्वर्ट करिए, जो करना है तमाशा करते रहिए। 6.626 into 10 raised to minus 34 that is जूल सेकेंड। अगेन मैं सब कुछ ऐसा ही में रखूंगा, बाद में कन्वर्ट करके आंसर लिख दूंगा। 2 into 9.1 10 raised to minus 31 into 1.6 10 raised to minus 19 कूलम्स। और मैं वोल्टेज को थोड़ा अलग लिखना चाहता हूं, मैं वोल्टेज को अलग लिख रहा हूं। ये जो पूरी राम कथा है ये डब्बे में लिखिए, इसकी एक फिक्स वैल्यू है क्योंकि फिक्स हो चुका है, v पे तो डिपेंड कर रहा है, बाकी तो सब कांस्टेंट है। जस्ट सॉल्व इट, कन्वर्ट इट। ये सारा ड्रामा कन्वर्ट करने के बाद आपके पास जो आंसर आता है दैट इज 12.27 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ओवर v। वो v तो बचा ही हुआ था, लेकिन जो आंसर है वो अल्टीमेटली कहां आने वाला है, एंगस्ट्रॉम में, अगर आपने वोल्टेज को वोल्ट में रखा है तो। और ये वैल्यू जो डायरेक्ट मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। बस इस सवाल के बाद क्या बोलेगा, 36 वोल्ट पे बताओ क्या होगा वेवलेंथ, 36 डालो, सॉल्व करो, आंसर पाओ। 54 वोल्ट डालो, आंसर। 49 वोल्ट आंसर, 100 वोल्ट आंसर, वैल्यू पुट करो, आंसर आएगा। मैं बार-बार ये सिस्टम करके नहीं दिखाऊंगा, आपको डायरेक्ट वैल्यूज में बताने वाला हूं, और ये डायरेक्ट वैल्यूज ही आपको याद होनी चाहिए। लर्न इट फॉर प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का जब आप वेवलेंथ लिखोगे, डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो आप लिखोगे h अपॉन स्क्वायर रूट ओवर 2m q इंटू v। v तो फंक्शन है, बदलता रहेगा। हाँ, मैं इसमें कुछ वैल्यूज आपको बता देता हूं। प्रोटॉन के मास की जगह 1.67 10 टू पावर माइनस 27 किलोग्राम्स आपको रखना चाहिए, और चार्ज ऑफ प्रोटॉन तो e ही है, 1.6 10 रेज़ टू माइनस 19 कूलम्स SI में। तो ये दो बातें आपको जरूर पता होनी चाहिए। व्हेन यू सॉल्व इट एंड कन्वर्ट इट, तो ये सारा तमाशा करने के बाद आपके पास आएगा 0.286 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ओवर v, और फिर जो वेवलेंथ है वो एंगस्ट्रॉम में आएगी। और ये वैल्यू आपको प्रोटॉन के लिए भी याद होनी चाहिए। सवाल भी प्रीवियस ईयर में आया है जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कंपेयर कर रहा है। अगला सवाल देखें तो ड्यूटेरॉन का पूछा गया। व्हाट इज ड्यूटेरॉन? सबको पता है ड्यूटेरॉन क्या होता है, हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूट ही है बेचारा, जिसमें एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होता है। ये जो 1h2 जिसे तुम कह देते हो, ये ड्यूटेरॉन होता है, ड्यूटीरियम जिसे बोलते हो, वही चीज। तो लैम्डा ऑफ ड्यूटेरॉन इज नथिंग बट 0.202 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ओवर v एंगस्ट्रॉम। ये वही कहानी। और मास तुम देख रहे हो कि प्रोटॉन से डबल हो गया, क्योंकि एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है, तो जस्ट डबल मास हो गया इसका। ये ऐसे आ जाएगा। ये वैल्यूज याद होनी चाहिए। अगली कहानी देखो, अल्फा पार्टिकल की। Now if you talk about alpha particle, lambda of alpha is nothing but 0.101 divided by square root over v angstrom। ये आपका आंसर है। अल्फा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और ड्यूटेरॉन, इनके डी ब्रोगली वेवलेंथ्स याद होने चाहिए। ये रहा कॉन्सेप्ट, और बस इतना ही कॉन्सेप्ट, इससे ज्यादा नहीं। इसके आउटकम्स बहुत ज्यादा है, इसके एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा है, लेकिन कॉन्सेप्ट के तौर पे इतना ही है। इस पे ज्यादा बकवास करके टाइम वेस्ट करने का कोई लॉजिक नहीं। दो तीन सवाल मैं आपको करके दिखाता हूं क्या कह रहा है। देखो, फाइंड द इनिशियल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज चेंज्ड बाय pm। क्वेश्चन में ये जो pm है, ये pm का मतलब ऐसे pm है, सबस्क्रिप्ट में है pm, ठीक। एंड द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट चेंजेस बाय 0.50%। ये थोड़ा सा इसमें गड़बड़ है, इसे आप लिखें 0.5%, 50% से चेंज होता है, ऐसा लिखना चाहिए, ठीक। क्वेश्चन ये था एक्चुअली। तो कह रहा है कि इनिशियल मोमेंटम बताओ, जबकि इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम का चेंज है वो pm है, कोई नंबर दिया है व्हाटएवर।
और डी ब्रोगली वेवलेंथ में जो चेंज आया है वो 0.5% का है, 0.5 भी नहीं है, 50% का चेंज लिखा है क्वेश्चन में, 50% का चेंज, ठीक है ना, क्वेश्चन में 50% का चेंज, ठीक, कोई इशू नहीं। देखो भैया, हमें एक बात पता है कि d लैम्डा बाई लैम्डा इंटू 100%, ये है बेटा परसेंटेज चेंज इन लैम्डा, हाँ या ना। और ये जो वैल्यू दी हुई है, ये दी हुई है बेटा हमें 50%। अगर ये वैल्यू हमें 50% दी तो फिर ये तय होता है कि d लैम्डा अपॉन लैम्डा ये फ्रैक्शन बेसिकली 1/2 है, आधा। क्लियर है मेरी बात? जवाब अगर ये चीज ऐसी तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि सर क्यों ना हम मोमेंटम लिखें। मोमेंटम लिखोगे तो h बाई लैम्डा लिखोगे, और तुम्हें मोमेंटम का चेंज दिया है, इनिशियल मोमेंटम पूछ रहा है, तो एक काम करो, उसको डिफरेंशिएट करो, तो dp ओवर d लैम्डा, लैम्डा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, d बाय d लैम्डा ऑफ लैम्डा रेज टू -1, लैम्डा को ऊपर लेकर फिर डिफरेंशिएट किया, तो आपके सामने dp ओवर d लैम्डा इक्वल टू -1h अपॉन लैम्डा स्क्वायर, ये इसकी देखो -1 बाहर आएगा, -1 -1 -2 बन जाएगा, नीचे ले जाओगे स्क्वायर बन जाएगा, डिफरेंशिएशन है बेसिक टर्म में, 12th में हमें आता है d लैम्डा इक्वल टू -h बाई लैम्डा इनटू 1 अपॉन लैम्डा, एक आगे ऊपर ले जाओ, देखो गौर से, dp इक्वल टू माइनस h बाई लैम्डा इज नथिंग बट p इनटू d लैम्डा ओवर लैम्डा। तो p की जो वैल्यू है, अगर मैं मॉड में निकालने की कोशिश करूं तो इसे मॉड लगा देना चाहिए, माइनस साइन को छोड़ दो, तो दिस p इज नाउ dp डिवाइडेड बाय d लैम्डा बाय लैम्डा। आप देखना बच्चों बहुत गौर से, इस इनिशियल मोमेंटम dp का मतलब क्या है, जितना मोमेंटम में चेंज आया, जितना मोमेंटम में चेंज आया वो pm के बराबर है, डिवाइडेड बाय d लैम्डा बाय लैम्डा कितना है सर 1/2 है, तो हम यहां से 1/2 लगाएं, तो p इनिशियल मोमेंटम कितना आया 2 टाइम्स pm, ये हमारा आंसर है, एंड दिस इज द करेक्ट सेट क्वेश्चन। क्लियर है मेरी बात? जवाब है ना, आसान। तो ये जो सिस्टम है, थोड़ा बहुत आपको इसकी मैथमेटिक्स मैनिपुलेशन आना चाहिए। देखिए बच्चा, एक अल्फा पार्टिकल है, मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, जिसका रेडियस 0.83 सेंटीमीटर है, मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है, डी ब्रोगली वेवलेंथ पता करनी है। तुम इतना जानते हो कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है अल्फा पार्टिकल की, वो होगी h अपॉन मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल, यही तो होगा। अगर मोमेंटम पता होता तो अल्फा पार्टिकल का वेवलेंथ आ जाता, तो लड़ाई किसकी, अल्फा पार्टिकल के मोमेंटम निकालने की। और कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड में सर्कल में घूम रहा है, तो भैया सर्कल की जो रेडियस है r, उसका फॉर्मूला होता है mv अपॉन qb, दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेडियस जो मैग्नेटिक फील्ड में घूमते हैं। और अगर तुम इस mv को देखोगे तो डायरेक्टली तो मोमेंटम ही लिखा हुआ है, तो दिस मोमेंटम इज नथिंग बट r टाइम्स q टाइम्स b, रेडियस है कुछ और अल्फा का चार्ज 2e होता है और b हमने लिख रखा है। रेडियस आप देखोगे 0.83 सेंटीमीटर है, कन्वर्ट कर दीजिए इसे, डिवाइडेड बाय 100 लगा दीजिए, 2 रहने दीजिए, 1.6 10 रेज टू माइनस का 19, और b फील्ड जो है वो 0.25 वेबर पर मीटर स्क्वायर SI यूनिट्स में दे रखा है। मोमेंटम पता चला, जवाब है। तो लैम्डा ऑफ अल्फा कितना निकल के आएगा 6.626 into 10 raised to minus 34, SI में लिख रहा हूं बेटा, तो मीटर में आंसर आने वाला, ध्यान रखना। डिवाइडर 0.83 डिवाइडेड बाय 100, तो ये चला गया बेटा ऊपर, और उसके बाद इंटू 2 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 इंटू 0.25। जो भी आंसर आएगा बेटा इससे वो मीटर्स में आएगा। इफ यू वांट टू रिपोर्ट द आंसर इन एंगस्ट्रॉम, आप एंगस्ट्रॉम में रिपोर्ट कर सकते हो, पर ये सॉल्यूशन। अब इसके पास काटा पीटी है, वो तुम्हारा काम है, मेरा नहीं है। चलो अगला देखो। अगला कह रहा है प्रोटॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किए गए हैं, बताइए कि उनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो क्या होगा। सबसे पहले स्पीशीज पहचानो कौन कौन है। तो एक तो कह रहा है कि प्रोटॉन,
और दूसरा कह रहा है कि सर अल्फा है। तो हमने कहा अच्छा, एक प्रोटॉन एक अल्फा। प्रोटॉन के पास दो बातें, एक इसका मास और एक इसका चार्ज, और इसके पास भी दो बातें, एक इसका मास और एक इसका चार्ज। ये तुरंत पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी वो कहेगा कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस एक्सेलरेट किए तो वहां पे चार्ज और मास दोनों आते हैं उस फॉर्मूले में। प्रोटॉन का मास 1 AMU चार्ज E, अल्फा पार्टिकल का मास 4 AMU चार्ज 2E। दिमाग में रखना है। जब तुम डी ब्रोई वेवलेंथ देखोगे तो तुम कहोगे कि इसका फॉर्मूला H अपॉन स्क्वायर रूट ओवर 2m3v है। तो यार उसने कह दिया कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, यानी v सेम है, 2 सेम है, h सेम है, तो लैम्डा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिखाई दे रहा है m क्यूब है, यानी कि लैम्डा ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय लैम्डा ऑफ अल्फा मस्ट बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ओवर, अब इनवर्स प्रोपोर्शन है तो प्रोटॉन के सामने अल्फा का आ जाएगा और अल्फा के सामने प्रोटॉन का आ जाएगा। तो जब बेटा आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या पाओगे, गौर से देखना। तुम कहोगे अल्फा का मास है 4 और चार्ज है 2e, और प्रोटॉन का मास है 1 और चार्ज है e। ये कट गया। अच्छा साहब, बहुत बढ़िया। हमारे लिए तो आंसर आ रहा है सर इसका √8, और √8 को आप बोल सकते हो 2√2:1। ये आ गया आपका आंसर। खेल खत्म, ऐसा हो गया। अगला देखो क्या कह रहा है। एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है, उनको सेम पोटेंशियल डिफरेंस एक्सेलरेट कराया गया है, और प्रोटॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा p है और इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा e है। बताना है कि कोई बड़ी है या छोटी है, बराबर है, व्हाटएवर। इस नोटा का तो कोई लॉजिक नहीं है ऑप्शन देने का, क्योंकि तीन ही चीजें हो सकती हैं, बड़ी, छोटी या बराबर। चलो देखो, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रखा गया। अरे ये वाला फॉर्मूला तो हमें डायरेक्ट याद है यार। कैसे याद है, गौर से देखना। लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 12.27 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ओवर v एंगस्ट्रॉम, और मुझे पता है लैम्डा ऑफ प्रोटॉन इज 0.286 डिवाइडेड बाय v एंगस्ट्रॉम। यार अगर दोनों का वोल्टेज है सेम तो कॉमन सेंस है जिसका न्यूमरेटर बड़ा उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ बड़ी, तो लॉजिकली इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ बड़ा होगा प्रोटॉन से, सेम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। पहले पढ़ रहा है जवाब है हाँ, बिल्कुल पढ़ रहा है, क्यों नहीं पढ़ेगा यार, पागल थोड़ी है। तो ये रहे आपके छोटे मोटे क्वेश्चंस। इस तरह के छोटे मोटे क्वेश्चंस आप लगाएं, इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे या डायरेक्ट वैल्यू पूछ ली जाएगी। कहेगा कि इतनी स्पीड से दौड़ रहा है, इस मास का पार्टिकल है, बताओ वेवलेंथ कितनी, तो उसमें क्या है h/p लगाना है यार, बिल्कुल लल्लू, काम हो जाएगा। आज के सेशन में हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ को खत्म किया है कंप्लीटली, और इस पार्ट को खत्म करने के बाद अब लेक्चर को ओवर करने का समय हम ओवर कर रहे हैं। इसके बाद पढ़ेंगे बेटा हम नील बोर का एटॉमिक मॉडल, जिसको हम बोर्स मॉडल ऑफ एटम कहते हैं। उसके बाद हम आ जाएंगे रेडियोएक्टिविटी तो कोर्स सेट किया है, न्यूक्लियर फिजिक्स में, और फिर सेमीकंडक्टर्स। एक हफ्ते में हम सिलेबस को रैप अप करेंगे, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, छोटा छोटा पोर्शन है, आराम से काम हो जाएगा। फिलहाल हमें देखने के लिए शुक्रिया। पूरे साल इस कोर्स को पढ़ें हमसे, और ध्यान दीजिए कि जो यहाँ पढ़ाया जाएगा बोर्ड पे वही आपके पेपर में आने वाला है, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। पूरे साल का कोर्स हमारे साथ पढ़िए। आरटी अकेडमी पे पढ़ा रहा हूँ, इंद्रजीत सिंह नाम है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब आप इस डुअल नेचर को कंप्लीट करके आएंगे तो हम पढ़ेंगे नील्स बोर्स मॉडल ऑफ एटम, फिर न्यूक्लियर फिजिक्स, फिर सेमीकंडक्टर। कहानी खत्म, पैसा खत्म, फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन लगाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू।